हेलो स्टूडेंट्स। हम अपने जो चैप्टर हम रिवाइज करें बायो का, उसका आज लास्ट पार्ट करें। विद दिस विल फिनिश द रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर। आप लोगों ने पहले 2 वीडियोस देखे होंगे। आई होप यू लाइक देम। और आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उनको देख लीजिएगा। प्लीज़ लाइक द वीडियोस, सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द लार्ज इंटेस्टाइन। हम बाकी पोर्शन कवर कर चुके हैं। अब हम एलिमेंट्री कैनाल का जो लास्ट पार्ट है, द लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बारे में पढ़ने वाले। तो लार्ज इंटेस्टाइन का नाम लार्ज है, लेकिन ये उतनी लंबी नहीं होती। इसका नाम लार्ज क्यों है? बिकॉज इसका डायमीटर बड़ा है। स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम स्मॉल इंटेस्टाइन था, दो इट वाज वेरी लेंथी, बिकॉज उसका डायमीटर छोटा था। लार्ज इंटेस्टाइन का नाम लार्ज इस वजह से पड़ा है बिकॉज इट हैज गॉट अ बिगर डायमीटर एज कम्पेयर टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अदरवाइज इट इज शॉर्टर इन लेंथ। इट इज ओनली अबाउट 1.5 मीटर्स लॉन्ग, जबकि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन जो थी वो इट वाज अबाउट 7 मीटर्स इन लेंथ। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। सीकम बहुत छोटा सा पार्ट है, जस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ खत्म होती है और लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है, वहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन है जिसको हम सीकम बोलते हैं। और सीकम जहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के जंक्शन पे छोटा पार्ट है, और वहाँ से जहाँ से जैसे यहाँ से स्टार्ट होता है, आपने जब डायग्राम देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो वहाँ पे ऐसे था कि स्मॉल इंटेस्टाइन थी, फिर यहाँ पे एक छोटा सा प्रोजेक्शन होता है, बहुत छोटा सा प्रोजेक्शन होता है, जिसको कि हम कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। बहुत छोटा सा वर्म शेप, मतलब ये तो फिंगर शेप नहीं, वर्म शेप, बहुत छोटी सी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकला होता है जिसको हम बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये क्या है, पहले हमारे लिए यूजफुल था। आजकल जब हम लोग जब ह्यूमन बींग्स वर नॉट डेवलप, जब जंगल में रहता था आदमी और दे वर ईटिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ फूड, तो तब ये यूजफुल था। लेकिन अब आज की डेट में ये हमारे लिए वेस्टिजियल है। वेस्टिजियल का मतलब इसका कोई फंक्शन नहीं है हमारी बॉडी में। ये एक हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन है। जैसे आपकी बॉडी में और भी कुछ वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं, जैसे आपका जो एक्सटर्नल ईयर है, ये पिना है, ये पहले होता था ताकि साउंड वेव्स कलेक्ट करके ये हमारे लिए लेकर आता था। लेकिन अब हमें पता है कि हम बहुत अब एक डिफरेंट सोसाइटी में रह रहे हैं। जैसे कि आज से हज़ारों साल पहले जब ह्यूमन बींग्स का एवोल्यूशन हुआ था, उसके हिसाब से अभी भी हमारी बॉडी में कुछ ऐसी चीज़ें रह गई हैं जो कि अब उतनी फंक्शनल नहीं है। तो वी कॉल द वेस्टिजियल ऑर्गन्स। तो ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है, ये किसी काम का नहीं है हमारे लिए, बिल्कुल इसका कोई यूज़ नहीं है। लेकिन अगर इसमें कोई चीज़ चली जाए, जैसे इसमें आपका फूड चला जाता है कई बार और इकट्ठा होता रहता है वहाँ पे, ये स्पेशली तब होता है जब हम बहुत ज़्यादा चिकनाई वाला फूड खाते हैं, ऑयली फूड जब बहुत खाते हैं, तो वहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाता है। और वहाँ से अगर वो निकल नहीं पाता है तो क्या होता है, इट गेट्स रॉटन देयर, सड़ जाता है वहाँ पे, पस पड़ जाता है उसमें, एंड देन इट इज़ वेरी वेरी पेनफुल एंड इट हैज़ टू बी ऑपरेटेड। अगर वो टाइमली ऑपरेट नहीं हो तो समटाइम्स व्हाट हैपेंस, द अपेंडिक्स बर्स्ट्स, और बर्स्ट होता है तो वो जो पॉइजन होता है, जो पस होता है, वो पूरी बॉडी में फैल जाता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सेव अ पर्सन। तो ये बड़ी डेंजरस चीज़ है, इसको हम अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। ये जो पेन होता है इन्फ्लेमेशन की वजह से अपेंडिक्स की, तो वन शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। तो फर्स्ट पार्ट है सीकम, सेकंड पार्ट है कोलोन। कोलोन जो है वो सबसे बड़ा पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, और ये 1 मीटर से ज़्यादा लंबा होता है। पूरी लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ है 1.5 मीटर्स, तो कोलोन जो है यही 1 मीटर से ज़्यादा लंबा है तकरीबन। और ये क्या होता है, ऐसे ऐसे मूव करता है, जैसे यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से एंड हुआ, यहाँ हुआ तो ये असेंडिंग कोलोन, ये ट्रांसवर्स कोलोन, और ये नीचे आता है वापस तो इस डिसेंडिंग कोलोन बोलते हैं। और फिर इट एंड्स इनटू रेक्टम और एनस, इस तरीके से होता है। तो पासेस अप द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड से ऊपर जाता है तो हम इसे बोलते हैं असेंडिंग कोलोन। फिर ऐसे क्रॉस करता है लेफ्ट साइड में तो हम बोलते हैं इसे ट्रांसवर्स कोलोन, और फिर लेफ्ट साइड से नीचे जाता है तो हम इसे बोलते हैं डिसेंडिंग कोलोन, और फिर वो रेक्टम में एंड होता है। Rectum is the last part, about 15 centimeter long, which opens at the anus, and it stores bowels, जो आपका वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको स्टोर करता है। और एनस हैज सर्कुलर स्फिंक्टर्स टू कीप इट क्लोज्ड एक्सेप्ट व्हेन पासिंग बाउल्स। एनस आपका सर्कुलर स्फिंक्टर, ऐसे स्फिंक्टर से क्लोज्ड रहता है। ओके, फंक्शन क्या है लार्ज इंटेस्टाइन का? ये कोई एंजाइम सीक्रेट नहीं करता है, इसका बस एक फंक्शन है कि इट अब्जॉर्ब्स वाटर। जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो इसके थ्रू पास कर रहा है स्लोली स्लोली, और उसमें से ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और कुछ ऐसे कंटेंट्स अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो कि हैं वो आगे निकल जाते हैं।
जो हमारी फीसेस है, जो वेस्ट मटेरियल है, वो सेमी सॉलिड हो जाती है क्योंकि पानी उसमें से एब्जॉर्ब हो जाता है, एंड इट इज एक्सपेल्ड एट रेगुलर इंटरवल्स फ्रॉम द rectum, and this process is called defecation. The feces is normally composed of 75% water, 25% solid matter. और उस solid matter में क्या होता है? 30% dead bacteria, 10 to 20% fat, 2 to 3% proteins and 30% roughage. ये composition of feces ये जो है ये exact नहीं है, it varies from person to person. अच्छा, अब ये आपकी ना टेबल दे रखी है जिसमें कि जो हमने अब तक एंजाइम्स पढ़े थे ना सबको समराइज कर रखा है. तो अगर आप इस टेबल से लर्न करेंगे देन ऑल्सो इट इज़ वेरी यूजफुल. ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें ना क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, जैसे टेबल दे देंगे, आधी दे देंगे, सपोज आपको ये पूरा पोर्शन दे दिया एग्जाम में, और इसमें क्या करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स दे देंगे, जैसे कि ये चीज़ मेंशन कर दी, ये चीज़ आपको फिल करनी है, ये फिल करनी है, ऐसे करके कुछ भी कर देंगे. तो इस तरीके के क्वेश्चन इसमें से आते ही हैं. ओके, प्रोग्रेस चेक, true false. Intestinal villi have a lymph vessel called lacteal. Yes, that is true. Intestine is narrow for fast movement of food. No. Intestine is narrow for slow movement of food. है ना, क्यों है narrow? ताकि movement slow हो, fast नहीं होगा, slow होगा. Large intestine secretes no enzyme. That is correct. Then bile neutralizes the acid content of the food received from the stomach. That is also true. Pancreatic juice has enzymes to digest all the major components of food. All the major components of food मतलब कि फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स, तो तीनों को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स हमारे पैनक्रियाटिक जूस में होते हैं. The anus is surrounded by circular muscles. Yes, anus में जो circular sphincter होता है, so this is also true. Okay, now name the enzyme which digests starch in the mouth, fats in the ileum, protein in the duodenum and sucrose in the ileum. ये आपके ऊपर वाली टेबल में दे रखा है, उसमें से आप लिख लीजिएगा. व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, फैट, स्टार्च एंड सुक्रोज, दैट इज आल्सो गिवन. ओके, एसिमिलेशन ऑफ फूड. अब नेक्स्ट स्टेप आ गया. अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन भी होगी. अब हम बात कर रहे हैं कि फूड डाइजेस्ट हो गया, एब्जॉर्ब हो रहा, अब वो एसिमिलेट कैसे होता है. तो हमें उसके लिए पता होना चाहिए कि एसिमिलेशन होता क्या है. एसिमिलेशन इज द कन्वर्जन ऑफ द अब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड इनटू बॉडी मटेरियल. मतलब देखो, फूड डाइजेस्ट हुआ, इंजेस्ट किया पहले हमने, बॉडी के अंदर लिया, फिर वो डाइजेस्ट हुआ, फिर वो क्या हुआ, एब्जॉर्ब हुआ. एब्जॉर्ब का हुआ था, ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया था. जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के एंड प्रोडक्ट थे वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो गए, और जो फैट के एंड प्रोडक्ट्स है, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल, वो लैक्टियल्स में एब्जॉर्ब हो गए. तो अब ये एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस भी हो गई. तो अब हम लास्ट प्रोसेस पे आते हैं, दैट इज नोन एज द एसिमिलेशन ऑफ फूड. एसिमिलेशन क्या है कि जो हमारा फूड हमने एब्जॉर्ब किया है वो हमारी बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचे, और वो बॉडी पार्ट्स उसको यूज करें अपनी ग्रोथ के लिए या रिपेयर के लिए, जो भी उनकी जरूरत है. जैसे कुछ सेल्स हैं जो कि कुछ सेल्स दे कीप ऑन डाइंग, है ना, सेल्स की भी एक लाइफ साइकिल होती है. तो जहाँ पे सेल्स की डेथ हो रही है वहाँ पे नए सेल्स बनेंगे. जो सेल्स को इंजरी हो गई है तो वहाँ पे उनकी इंजरी को क्योर किया जाएगा. तो ये जो हमारा फूड से जो हमें न्यूट्रिशन मिला है, जो ये एसिमिलेट होगा अब हमारी बॉडी में, एंड इट विल हेल्प इम्प्रूव एंड स्ट्रेंथन आवर बॉडी. सो the food digested by the gut are transported in two ways. दो तरीके से फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है. पहला है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम और दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम. तो सिंपल, अब देखो, सिंपल शुगर, अमीनो एसिड्स, विटामिन एंड मिनरल्स, ये सब तो लिवर पहुंच जाते हैं हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू. ठीक है, और लिवर इसमें बाकी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. और अगर कोई एक्स्ट्रा ग्लूकोज है या कोई ऐसे सिंपल शुगर है जिसकी हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है, तो वो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दे. लिवर कन्वर्ट्स एक्स्ट्रा शुगर इनटू ग्लाइकोजन एंड स्टोर्स इट फॉर फर्दर यूज. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लिवर ग्लूकोज जो होता है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, और वो हम यूज करते हैं जब हमें ज़रूरत होती है, हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है तो उसको यूज़ किया जाता है. ठीक है, जब हमें ज़रूरत होती है तो लिवर ग्लाइकोजन को रिकन्वर्ट करता है ग्लूकोज में और वापस ब्लड में डाल देता है. ओके, अमीनो एसिड्स सर्कुलेट होते हैं बॉडी में, और ये हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन है. प्रोटीन इन्हीं से बनते हैं. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्या, कि अमीनो एसिड्स को हम स्टोर नहीं कर सकते. दे कैन नॉट बी स्टोर्ड. जितना प्रोटीन खाया वो उसी समय यूज करेंगे, उसके बाद वो बेकार हो जाएगा हमारी बॉडी से. उसको निकालना जरूरी है, कि नहीं तो अगर हमारी बॉडी में रह गया एक्सेस अमीनो एसिड्स तो वो क्या करेंगे, हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी स्प्रेड करेंगे. तो
उतना प्रोटीन हमें खाना है, अगर हम हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं तो हमें उतनी एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, उस प्रोटीन को कंज्यूम करना है। या फिर इसको हम कन्वर्सली बोले कि अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिजिकल वर्क कर रहे हैं, तो हमें हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए। तो एनी एक्सेस अमीनो एसिड्स आर ब्रोकन डाउन इन द लिवर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डीएमिनेशन। जो एक्सेस अमीनो एसिड्स हैं, जो हमने ज़्यादा प्रोटीन लिया है, तो वो लिवर उसको ब्रेक डाउन करेगा अमीनो एसिड्स को, और उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देगा, और कुछ पार्ट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, जिसको कि बाद में यूटिलाइज किया जा सकता है। तो यूरिया में कन्वर्ट करता है लिवर एक्सेस अमीनो एसिड्स को। इसका मतलब अगर हम हाई प्रोटीन डाइट खा रहे हैं, देखो इन सब चीज़ों का मतलब है, यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग कन्वेड। अगर हम हाई प्रोटीन डाइट खा रहे हैं और कोई फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, हमारे लिवर पे बहुत स्ट्रेस पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिवर को बहुत सारे अमीनो एसिड्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा यूरिया में, उनको उनका डीएमिनेशन करना पड़ेगा। तो हमारा जो लिवर है वो स्ट्रेस में आ जाएगा और वो ज़्यादा काम करना पड़ेगा उसको, तो लिवर की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ओके, सो इसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। नाउ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल आर अब्सॉर्ब बाय द, अब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल कैसे होते हैं, ये गट में अब्सॉर्ब हो जाते हैं इंटेस्टाइनल विलाई के थ्रू, और कहाँ जाते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम में, लैक्टियल्स में। और वो जो लैक्टियल्स हैं वो वेन्स जो ब्लड कैरी करती हैं, जो हार्ट में जा रही हैं, उनमें अपना लिम्फ को पोर कर देते हैं, और फिर वहां से वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं डिस्ट्रॉय नहीं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। Some fats are used in the synthesis of certain compounds in the body cells और excess quantity। अब कुछ फैट्स जो हैं वो तो हमारी बॉडी में सिंथेसिस के लिए यूज हो जाते हैं, कुछ तो नेसेसरी फैट्स होते हैं जो कि हमें चाहिए चाहिए। अब एक्सेस फैट का क्या होगा, वो हमारी बॉडी में डिपॉजिट होती जाती है स्किन के नीचे, हमारी सबक्यूटेनियस लेयर जो है वो फैट होती है, उसके नीचे वो डिपॉजिट होती जाती है। और फिर हमारे जो विसरल ऑर्गन्स हैं, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं ना, सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, उनके चारों ओर भी फैट की लेयर रहती है, जो कि उनको कुशन प्रोवाइड करता है, लेकिन एक लिमिट तक ही होनी चाहिए वो लेयर, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं हो जाए, नहीं तो हम क्या होगा आप सबको पता ही है। ओके, नाउ नेक्स्ट ऑर्गन इज लिवर। लिवर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है हमारी बॉडी का, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है, और इसका वेट करीब 1.5 किलो होता है, 1.5 kg और 1500 ग्राम। रेडिश ब्राउन कलर का होता है, और हमारे एब्डोमेन के अपर राइट साइड में लोकेटेड होता है, जस्ट बिलो द डायफ्राम। डायफ्राम के नीचे राइट साइड में लिवर आपका लोकेटेड होता है, काफी बड़ा ग्लैंड होता है, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिवर के ना फंक्शंस दे रखे हैं जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम इनको नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एज इट इज सिलेबस रिड्यूस हो गया है, तो इसमें कोई वो नहीं है, करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट्स, यहाँ पे आपका ये डाइजेस्टिव सिस्टम तो खत्म हो गया, अब आपके कुछ एक्सपेरिमेंट्स दे रखे हैं डाइजेशन के, ये हम पढ़ लेते हैं। पता नहीं ये कितने इंपॉर्टेंट है, अभी डिपेंड्स ऑन, लेकिन अभी मेरे ख्याल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये पढ़ लेते हैं। लास्ट वाले जो है वो थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि किस सबस्ट्रेट पे कौन सी चीज़ एक्ट करती है। तो पहला है एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च। स्टार्च पे सलाइवा का क्या एक्शन होता है, तो उन्होंने क्या कहा है कि एक स्टार्च का सस्पेंशन बना लो। स्टार्च का सस्पेंशन क्यों बनेगा, क्योंकि स्टार्च डिजोल्व नहीं होता कंप्लीटली पानी में, है ना, इसलिए उसका सस्पेंशन बनेगा, सोल्यूशन नहीं बनेगा। तो सस्पेंशन ऑफ स्टार्च बना लिया, हीटिंग 1 ग्राम ऑफ इट इन 100 ml ऑफ वाटर, और उसको 2 टेस्ट ट्यूब में रखा है। फिर हमने क्या किया एक्सक्यूज मी, एक टेस्ट ट्यूब को टेस्ट कर लिया आयोडीन सोल्यूशन डाल के कि ये इसमें स्टार्च है, कंफर्म हो गया कि इसमें स्टार्च है। अब दूसरे को हमने अलग रख दिया, एंड अनदर सैंपल फॉर शुगर, शुगर के लिए भी टेस्ट कर लिया, ठीक है। अब इन्होंने एक और स्टार्च सस्पेंशन थोड़ा सा लिया, एक थर्ड टेस्ट ट्यूब में डाला, और उसमें थोड़ा सा सलाइवा मिक्स किया, ठीक है। सलाइवा मिक्स करने के बाद उस टेस्ट ट्यूब को अपने हाथ में 15 मिनट तक पकड़ के रखा। क्यों पकड़ के रखा, कि सलाइवा में जो एंजाइम है उसको हमने टाइम दिया कि ताकि वो स्टार्च के साथ रिएक्ट कर सके। और हाथ में क्यों पकड़ के रखा, क्योंकि जो एंजाइम्स है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक्ट करते हैं ना, 35 to 38, 30 to 35, 38, इस टेम्परेचर पे जो एंजाइम्स है वो एक्ट करते हैं। तो आप जब टेस्ट ट्यूब को अपने हाथ में ऐसे पकड़ के रखोगे, तो आपकी हाथ की वार्मथ, उसकी आपके हैंड की वार्मथ उस टेस्ट ट्यूब को मिलती रहेगी, और वहाँ पे जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो हो जाएगी, मतलब जो हम स्टार्च का टेस्ट कर रहे हैं वो हमें आ जाएगा। ओके, और या फिर ये कह रहे हैं कि आप टेस्ट ट्यूब को एक बीकर में रख दो, जिसमें कि एक ल्यूक वार्म वाटर हो अराउंड 38 डिग्री सी पे, फिर उस पर शुगर और स्टार्च टेस्ट करो, तो
अब भी क्या होगा कि पॉजिटिव स्टार्च का टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा, बल्कि शुगर का टेस्ट आएगा। क्यों? क्योंकि वो जो हमारा स्टार्च था, जब हमने उसमें सलाइवा मिलाया तो सलाइवा में एंजाइम था जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, टाइलिन था या सलाइवा अमाइलेज, तो उसने उस स्टार्च को डाइजेस्ट करके शुगर में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारा वो जो सैंपल जो पहले स्टार्टिंग में हमने देखा था कि स्टार्च का टेस्ट दे रहा था, वो अब स्टार्च का टेस्ट नहीं देगा, बल्कि वो शुगर का टेस्ट देगा। तो ये एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट है। दूसरा एक्सपेरिमेंट है द एक्शन ऑफ पेप्सिन ऑन एग वाइट। एग वाइट क्या है? प्रोटीन है। तो पेप्सिन का हम ऐड करके देखते हैं कि क्या होता है। तो इन्होंने क्या कहा है कि स्टर व्हाइट ऑफ एन एग इन अबाउट 500 ml ऑफ वाटर। एग वाइट ले लो और उसको आधा लीटर पानी में उसको डिसॉल्व कर लो, फिर उसको मिक्सचर को बॉईल कर लो, अच्छे से डिसॉल्व करना है पहले, फिर उस मिक्सचर को बॉईल करना है और उसको फिल्टर कर लो ग्लास फुल के थ्रू। ग्लास फुल के थ्रू क्यों फिल्टर किया? कि जो उसके जो कुछ एग जब बॉईल करते हैं तो जो पार्टिकल्स होते हैं जो क्लॉगी से हो जाते हैं वो रिमूव हो जाएंगे। अब क्या होगा? फिल्ट्रेट जो है वो हमें एक सस्पेंशन मिला है कि क्लाउडी लिक्विड है। अब क्या किया इन्होंने? 4 टेस्ट ट्यूब लिए हैं। टेस्ट ट्यूब ए में क्या किया है इन्होंने? अच्छा, 4 टेस्ट ट्यूब लिए और ABCD, और चारों में ना थोड़ा थोड़ा अराउंड 3 ml सस्पेंशन डाल दिया। वो जो सस्पेंशन फिल्टर करके हमें जो मिला था, फिल्ट्रेट मिला था, उसको थोड़ा थोड़ा अराउंड 3 ml चारों टेस्ट ट्यूब में डाल दिया और उस टेस्ट ट्यूब को हमने लेबल कर दिया ABCD। अब हमने क्या किया कि ऐसे ऐसे ये देखो अब क्या कर रहे हैं हम। टेस्ट ट्यूब ए में पेप्सिन ऐड किया, टेस्ट ट्यूब बी में HCl ऐड किया, टेस्ट ट्यूब सी में पेप्सिन और HCl दोनों ऐड किए, और टेस्ट ट्यूब डी में एसिड और बॉइल्ड पेप्सिन सोल्यूशन ऐड किया। ठीक है, समझ में आ गया? ए में सिर्फ पेप्सिन डाला, बी में HCl डाला, सी में पेप्सिन और HCl दोनों डाले, डी में क्या किया कि एसिड और बॉइल्ड पेप्सिन डाला। अब इन्होंने इस टेस्ट ट्यूब को पानी में दोबारा से पानी में रख दिया 35 डिग्री सेंटीग्रेड में, ल्यूकवार्म वाटर में रख दिया 10-15 मिनट के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। अब आप ये बताओ कि प्रोटीन का डाइजेशन किस टेस्ट ट्यूब में होगा, मतलब कौन सी वाली टेस्ट ट्यूब ऐसी है जिसमें ये क्लाउडी सोल्यूशन जो है वो क्लियर सोल्यूशन बन जाएगा, मतलब प्रोटीन डाइजेस्ट होगा। देखो, टेस्ट ट्यूब ए में सिर्फ पेप्सिन है, तो पेप्सिन क्या है? पेप्सिन अकेले एक्ट नहीं करता, पेप्सिन किसकी प्रेजेंस में एक्ट करता है? HCl की प्रेजेंस में। तो टेस्ट ट्यूब ए क्लाउडी ही रहेगी, उसमें कुछ नहीं होगा। टेस्ट ट्यूब बी में क्या है? सिर्फ HCl है, सिर्फ HCl उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता, एंजाइम भी चाहिए, तो टेस्ट ट्यूब बी भी क्लाउडी रहेगी। टेस्ट ट्यूब सी में क्या है? पेप्सिन और HCl दोनों है, इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा प्रोटीन का डाइजेशन है वो होगा, और उसकी क्लाउड जो सोल्यूशन है हमारा, उसकी क्लाउडीनेस चली जाएगी, इट विल बिकम क्लियर। तो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब सी में हमारा सोल्यूशन क्लियर मिलेगा। टेस्ट ट्यूब डी में क्या है? एसिड प्लस बॉइल्ड पेप्सिन। पेप्सिन तो है लेकिन बॉइल्ड है, तो बॉइल्ड पेप्सिन मतलब जो हमारा एंजाइम था उसको बॉइल कर दिया तो उसकी डीनेचरिंग होगी, इट गेट्स डिस्ट्रॉयड। एंजाइम्स को अगर हम हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे, बॉइल करेंगे, तो वो डीनेचर हो जाते हैं बिकॉज दे आर प्रोटीन्स, उनका स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो जाता है। दैट मीन्स इट हैज बीन डिस्ट्रॉयड एंड इट विल नॉट गिव योर प्रोटीन टेस्ट। तो डी में भी कुछ नहीं होगा, वो क्लाउडी ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे इन्होंने इस जो एक्सपेरिमेंट किया है उससे कुछ रिजल्ट्स निकाले हैं। कुछ देखो क्या है कि पेप्सिन कैन डाइजेस्ट प्रोटीन ओनली व्हेन इट इज एसिडिक। पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट तभी करेगा जब वो एसिडिक मीडियम में होगा। एसिड अलोन हैज नो इफेक्ट ऑन द प्रोटीन। अगर सिर्फ एसिड डालोगे तो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगा। बॉइल्ड पेप्सिन नहीं डाइजेस्ट करेगा, इट फेल्स टू डाइजेस्ट प्रोटीन्स क्योंकि एंजाइम हीट से डिस्ट्रॉय हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका effect of acidity and alkalinity on an enzyme reaction। कि कोई एंजाइम रिएक्शन है उस पर एसिडिक करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा, एल्कलाइन करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा। अब इन्होंने क्या किया कि 5th टेस्ट ट्यूब, एक जो सेम अभी 5th इससे पहले वाले एक्सपेरिमेंट में जो सोल्यूशन लिया था उसको एक और टेस्ट ट्यूब में निकाल के रख दिया, उसको इन्होंने बोल दिया टेस्ट ट्यूब ई। अब इन्होंने क्या किया कि इसमें सिमिलर क्वांटिटी ऑफ पेप्सिन ऐड की, जो पेप्सिन डाला था उसमें उतना ही पेप्सिन ऐड किया, लेकिन उस पेप्सिन के साथ इन्होंने और क्या ऐड कर दिया? अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ माइल्ड सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन। सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन ऐड कर दिया और पेप्सिन डाला है। अब क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड होने से क्या हो गया कि सोल्यूशन एल्कलाइन हो गया। फिर उसको 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा तो क्या होगा? क्या प्रोटीन डाइजेस्ट होगा? नहीं होगा, है ना, क्योंकि हमने सोल्यूशन को क्या कर दिया? एल्कलाइन कर दिया। तो नो चेंज विल बी नोटिस्ड इन द क्लाउडीनेस ऑफ द सस्पेंशन। इट प्रूव्स दैट द पेप्सिन डज नॉट एक्ट इन एल्कलाइन मीडियम, इट ओनली एक्ट्स इन
एसिडिक मीडियम, और एसिडिक मीडियम में भी एक पर्टिकुलर पीएच पे। ये आपका प्रोग्रेस चेक जो है, ये जो लिवर के जो अभी बॉक्स में जो फंक्शंस दे रखे थे ना, उस पर बेस्ड है, तो देख लेते हैं फिर भी। लिवर स्टोर्स ग्लूकोज एज ग्लाइकोजन, ये तो आपको पता होना चाहिए। लिवर प्रोड्यूसेस आरबीसीज ओनली इन एम्ब्रियो, ठीक है, लिवर आरबीसी प्रोड्यूस करता है लेकिन सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही करता है। यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन लिवर बाय द डीएमिनेशन ऑफ एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स, हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा प्रोटीन्स होते हैं उनको डीएमिनेशन होता है लिवर में और यूरिया प्रोड्यूस होता है। फॉर टेस्टिंग द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च द मटेरियल हैज टू बी केप्ट एट अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 38 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे टेम्परेचर पे रखो जिसमें कि नॉर्मल मतलब बॉडी टेम्परेचर। ओके, अब प्रैक्टिकल वर्क दे रखा है फूड टेस्ट का। पहला है टेस्ट फॉर ग्लूकोज, इस पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब इसमें ग्लूकोज को टेस्ट करने के लिए हम लोग एक सोल्यूशन, आप मुझे पता नहीं आप लोगों के इस साल तो खैर लैब्स में कोई टेस्ट नहीं हुआ होंगे, लेकिन यूजुअली हम लैब में ले जाके स्टूडेंट्स को दिखा देते हैं कि कौन से सोल्यूशन कैसा होता है, क्योंकि आपके 9th में तो टेस्ट आपको नहीं करने को मिलेंगे, सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन होगा। द टीचर विल डू ऑल द एक्सपेरिमेंट्स एंड यू विल जस्ट बी वॉचिंग। तो इसमें हम ग्लूकोज को टेस्ट करने के लिए फेलिंग सोल्यूशन यूज करते हैं, जो कि एक ब्लू ग्रीन कलर का लिक्विड होता है, बड़ा सुंदर सा ब्लू ग्रीन कलर होता है। तो वी आर गोइंग टू यूज दैट फेलिंग सोल्यूशन। फेलिंग सोल्यूशन 2 होते हैं, फेलिंग सोल्यूशन ए एंड बी, लेकिन आपको यहाँ पे बस ये बोला है फेलिंग सोल्यूशन आपको यूज करना है। तो हमने क्या किया कि फेलिंग सोल्यूशन लिया थोड़ा सा और उसमें थोड़ा सा ग्लूकोज ऐड किया और उसको टेस्ट ट्यूब को हीट किया। इन्होंने कहा है कि टिल्ट द टेस्ट ट्यूब अवे फ्रॉम यू, मतलब कि जैसे टेस्ट ट्यूब है आपके, आप उसको थोड़ा सा उसका माउथ अपने से दूर करके हमेशा हीट करते हैं ताकि उसमें से कोई गैस निकले, पॉइजनस या कोई चीज़ ऐसे इवॉल्व हो, या लिक्विड ही एकदम से बाहर आ जाए, बर्स्ट होता है, कई लिक्विड एक्सपेल हो जाता है, कई बार बबल्स आ जाते हैं, है ना, बाहर निकल जाता है टेस्ट ट्यूब में से, तो आपको नुकसान ना हो, इसीलिए वी ऑलवेज से कि टिल्ट द टेस्ट ट्यूब अवे फ्रॉम यू एंड देन हीट इट। कभी भी ऐसे हीट नहीं करनी, ऐसे हीट नहीं करनी, ठीक है। टेस्ट ट्यूब को हमेशा हम ऐसे हीट करते हैं। सो इसको हीट करेंगे जब तक कि बबल्स निकलने शुरू नहीं हो, बॉयल ओवर नहीं होना, मतलब इतना नहीं हीट करना कि वो लिक्विड उसमें से टेस्ट ट्यूब में से बाहर ही निकल जाए। तो क्या होगा कि कलर जो है ब्लू ग्रीन, जो ब्यूटीफुल ब्लू ग्रीन कलर था, वो डीप ब्रिक रेड हो जाएगा, बिल्कुल डीप ब्रिक रेड हो जाएगा एंड अ प्रेसिपिटेट विल अपीयर। तो ये शो करता है कि इस जो हमारा जो फूड स्टफ था जिसको भी हमने टेस्ट किया, हमने तो डायरेक्ट ग्लूकोज ही लिया था, लेकिन अगर किसी और फूड स्टफ को भी करना है तो अगर वो ये टेस्ट देता है तो दैट मीन्स दैट फूड स्टफ कंटेन्स ग्लूकोज, ठीक है। तो ये टेस्ट हम डायबिटीज के केस में भी करते हैं, जिन लोगों को डायबिटीज होता है तो उनकी शुगर टेस्ट होती है, तो वो इसी टेस्ट के थ्रू। ओके, तो ये कह रहे हैं कि सुक्रोज या केन शुगर ये वाला टेस्ट नहीं देती है, और देगी कब देगी, जब उसको हम डाइल्यूट HCl के साथ बॉईल करते हैं और फिर उसको न्यूट्रलाइज करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तब वो ये टेस्ट देती है, अदरवाइज सुक्रोज ये वाला टेस्ट नहीं देती। ओके, नाउ टेस्ट फॉर स्टार्च। स्टार्च के लिए क्या किया इन्होंने कि एक थोड़ा सा स्टार्च पाउडर लिया, ये लैब में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। स्टार्च पाउडर लिया, उसको पानी के साथ शेक किया, थोड़ी सी सस्पेंशन बन जाएगी, और उसको बॉईल किया। जब हम नॉर्मल पानी के साथ उसको शेक करेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं होता है, सस्पेंशन बनेगा उसका, और जब हम उसको थोड़ा सा वार्म करेंगे तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। अब सॉल्यूशन को फिर हमने वार्म किया, डिसॉल्व कर दिया उसको, फिर उसको ठंडा किया। अब ठंडा करने के बाद हमने उसमें आयोडीन सोल्यूशन डाला। आयोडीन सोल्यूशन डालने के बाद क्या होगा, डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन दिया जाएगा आपको। तो जब वो डाला तो जो हमारा स्टार्च सोल्यूशन था इट विल टर्न ब्लू ब्लैक। जैसे ही ब्लू ब्लैक हो गया दैट मीन्स दैट द सोल्यूशन कंटेन स्टार्च। तो ये स्टार्च टेस्ट है कि स्टार्च में हम अगर आयोडीन की कुछ ड्रॉप्स डालें, डाइल्यूट आयोडीन की, तो वो ब्लू ब्लैक हो जाता है। पोटैटो में भी आप ये टेस्ट कर सकते हो और राइस में भी। पोटैटो स्क्रैपिंग्स लेके उनको पानी में बॉईल करके अगर आप उसमें भी आयोडीन डालोगे तब भी यही टेस्ट आएगा। ऐसे ही राइस में भी अगर करोगे तब भी यही टेस्ट आएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स स्टार्च है दोनों। ओके, नेक्स्ट इज टेस्ट फॉर प्रोटीन। प्रोटीन के टेस्ट के लिए क्या किया इन्होंने कि एक हार्ड बॉइल्ड एग वाइट लिया, एग लिया, उसको बॉईल किया, हार्ड बॉईल किया, फिर उसका वाइट पोर्शन ले लिया एक टेस्ट ट्यूब में, छोटा सा उसका एक पीस ले लिया। उसमें फिर इन्होंने अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डाला है। इतना डाला है कि वो जो हमने एग का पीस लिया है वो पूरा कवर हो जाए, ठीक है। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डाला है। जब हम एसिड्स यूज करते हैं तो वी शुड बी वेरी केयरफुल, लेकिन अगेन 9th क्लास में आप लोग नहीं करते हैं, 9th क्लास में सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन होती है।
अच्छा, अब हमने नाइट्रिक एसिड डाला, वो पीस कवर कर दिया, फिर हमने उसको टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा हीट किया, जेंटली हीट मतलब थोड़ा सा टिल्ट करके जेंटली हीट किया। फिर हमने क्या किया, उसको ठंडा किया। देन रिंस ऑफ द एसिड विद वाटर, फिर हमने उस पीस को क्या किया, वॉश कर लिया, पानी से एसिड को निकाल दिया, उस पीस को पानी से वॉश कर दिया, फिर उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला सोल्यूशन। तो क्या होगा कि एक कलर चेंज हमें नजर आएगा। तो क्या होगा कि वाइट जो था हमारा वो पहले येलो हो जाता है नाइट्रिक एसिड डालने के बाद, क्योंकि अब नाइट्रिक एसिड प्रोटीन के साथ रिएक्ट करके येलो कलर देता है। आपकी स्किन पे डालना नहीं है, लेकिन एक्सीडेंटली कई बार हमारी स्किन पे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड गिर जाता है जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो स्किन फटाफट उस समय येलो हो जाती है। तो नाइट्रिक एसिड जब प्रोटीन के साथ रिएक्ट करता है तो वो येलो कलर देता है, और जब हमने उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया तो वो येलो से ऑरेंज हो जाते हैं। तो अगर आपका ये टेस्ट आ रहा है, दैट मीन्स जो भी आपका फूड स्टफ है उसके अंदर प्रोटीन है। ओके, नाउ लास्ट है टेस्ट फॉर फैट्स एंड ऑयल्स। ये सबसे इजी टेस्ट है फैट्स एंड ऑयल्स का। इसमें क्या करना है कि कोई भी आपको ऐसा लग रहा है जिसमें कि फैट है या ऑयल है, उसको जैसे कि ग्राउंड नट है या वॉलनट है या बटर है, उसको एक प्लेन पेपर पे रब करो। ग्राउंड नट को जैसे थोड़ा सा प्रेस करके उसको रब करोगे, तो जहाँ पे आपने रब किया है जब उसको लाइट के अगेंस्ट देखो तो वो स्पॉट आपको ट्रांसल्यूसेंट नजर आएगा। आपको पता है ना ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ओपेक क्या होते हैं, तो वो स्पॉट आपको ट्रांसल्यूसेंट नजर आते हैं। वैसे भी आप देखो पेपर पे आप थोड़ी सी ऑयल की एक ड्रॉप डाल दो तो पेपर का कलर जैसा हो जाता है ना, उस चीज को हम ट्रांसल्यूसेंट, ये हमें पता चल जाता है कि इस चीज में फैट्स है या ऑयल्स है। अब टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसमें भी कुछ नहीं है। ये आपका 9th जो केमिस्ट्री में था ना 9th वाला चैप्टर प्रैक्टिकल का, उसमें था ये, लेकिन वो भी अब आपके सिलेबस से हट गया है। ये आप 10th में करोगे कि कोबाल्ट क्लोराइड पेपर जो होता है, जो कि ब्लू कलर का होता है जब वो ड्राई होता है, कोबाल्ट क्लोराइड COCl2 जो होता है, उसका जो पेपर कोबाल्ट क्लोराइड पेपर आपको लैब में मिलता है, जब वो ड्राई होता है तो ब्लू कलर का होता है, लेकिन जैसे ही उस पर हमने मॉइस्चर की एक ड्रॉप डाली, पानी की एक ड्रॉप डाली, तो वो पिंक हो जाता है। तो क्लियरली इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, किसी भी फूड स्टफ जैसे पोटैटो, काटा हुआ पोटैटो, टोमेटो, खीरा, है ना, कोई भी चीज रखो उसमें ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर जो ब्लू कलर का, उसको टच करोगे तो वो टच करते ही पिंक हो जाएगा, क्योंकि उसमें मॉइस्चर है ना फूड स्टफ में हमारे। देन टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स। इसमें क्या किया है कि मिनरल्स कैसे टेस्ट करें, तो जिसमें मिनरल है उसको क्या करना है, तो उसको एक क्रूसिबल में रख के हीट करना है, बर्न करना है। जैसे कि हमने एक बनाना का पीस ले लिया, पोटैटो का एक पीस ले लिया, उसको एक क्रूसिबल में रख के, जो हमारी सिलिका की क्रूसिबल होती है उसमें हीट करना है, उसको पूरा जला देना है, एंड ऐश इज लेफ्ट बिहाइंड। तो उसके बाद एक ऐश बचती है थोड़ी सी, जो कि बर्न नहीं होती है, जो वो ऐश है वही हमारा, बाकी सारी चीजें तो गायब हो जाती है, ऐश रह जाती है। नाउ द प्रोग्रेस चेक, मेंशन द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड इफ द एंड रिजल्ट्स ऑफ द टेस्ट शोज। अगर व्हाइट टू येलो हो जाए कोई कॉन्स्टिट्यूएंट और येलो टू ऑरेंज हो जाए आफ्टर एडिंग अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो वो क्या है, प्रोटीन है, अभी हमने देखा। टर्निंग ब्लू ब्लैक आफ्टर एडिंग आयोडीन सोल्यूशन, दैट इज स्टार्च। ब्लू ग्रीन टू डीप रेड विद अपीयरेंस ऑफ precipitate when added to failing solution, glucose. And ash that does not burn after continued heating is mineral ash, minerals. Okay, it indicates the presence of minerals. So children, this finishes with your chapter. Review questions में MCQs मैंने मार्क कर रखे हैं, तो बाकी क्वेश्चंस मैंने किए नहीं क्योंकि मुझे लगता है बहुत ईजी है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट, है ना, मैसेज करिए, आप बताइए, वी कैन, आई विल गिव यू द आंसर्स, आई विल प्रोवाइड यू एंड आई विल एक्सप्लेन इफ यू वांट। फर्स्ट इज MCQs देख लेते हैं। पाइलोरस इज एन ओपनिंग फ्रॉम स्टमक इनटू इंटेस्टाइन। Gastric juice contains HCl and pepsin. Water from the digested food is mainly absorbed by colon. Which one of the following pairs of teeth performs one common function? ठीक है, premolars और molars दोनों grinding करते हैं, हमें पता है। Then consider the following two statements A and B and select the right from 1 to 4 about their correctness. दो statement दे रखी है कि small intestine is shorter than large intestine, और दूसरी है कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज वाइडर देन लार्ज इंटेस्टाइन। अब आप बताओ इन दोनों में से स्टेटमेंट सही कौन सी है? दोनों ही रॉन्ग है ना, कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन से शॉर्ट नहीं होती, इट इज लॉन्गर, और स्मॉल इंटेस्टाइन इज वाइडर देन लार्ज इंटेस्टाइन, नो इट इज नैरोअर, है ना, लार्ज इंटेस्टाइन वाइड होती है।
तो इसका मतलब ये हमारी दोनों स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। तो हमारा जो सिंपल बोथ दो स्टेटमेंट्स आर, ठीक है। अच्छा ये एक और है, मेंशन टू रिफ्लेक्सेस विच अकर व्हेन अ पर्सन च्यूज एंड स्वॉलोज फूड। कौन से रिफ्लेक्स होते हैं जब हम खाने को च्यू करते हैं, स्वॉलो करते हैं? तो पहला तो सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, बहुत सारे होते हैं, आपको दो मेंशन करने हैं कोई भी। पहला सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, दूसरा क्लोजिंग ऑफ ग्लॉटिस। आप कुछ भी कर सकते हो कि रोलिंग ऑफ टंग, वो पैलेट को टच कर दे ताकि अंदर जाए फूड, है ना, वो भी मेंशन कर सकते हो। फिर जब अंदर चला, ग्लॉटिस क्लोज होता है एपिग्लॉटिस से, उसके बाद जब वो चला जाता है ईसोफेगस में, हमारे फूड पाइप है, तो पेरिस्टालसिस शुरू होता है। ये सारे रिफ्लेक्स एक्शंस है ना। इसके लिए आपको अपनी बॉडी को कमांड नहीं देनी पड़ती कि हाँ ईसोफेगस अब आप पेरिस्टालसिस शुरू करो, आप एपिग्लॉटिस आप क्लोज हो जाओ, आप ऐसे कुछ नहीं बोलते, एपिग्लॉटिस अपने आप ही क्लोज होता है ना। तो दीज आर ऑल रिफ्लेक्सेस, ओके। बाकी मैंने किए नहीं है बिकॉज दे आर वेरी सिंपल। ये ऐसे ही, ये जम्बल स्पेलिंग से मुझे मतलब बहुत सिंपल है, लेकिन ऐसे ही मेरा मन कर रहा था तो मैंने लिख दिया। वैसे आप लोगों ने तो सबसे पहले कर लियोगे, बच्चे ऐसे काम सबसे पहले कर लेते है ना। जब कोई भी हमें बुक मिलती है, कुछ मिलती है, जब हम पढ़ते हैं उसको, तो सबसे पहला काम जो करते हैं बच्चे ऐसे में, वो यही करते हैं। अच्छा ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ऐसे क्वेश्चंस आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। और ये जो जो आपके टूथ का क्वेश्चन है ना, ये डेंचर वाला, ये आ सकता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। सो स्टडी वेल। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपका है स्केलेटल सिस्टम है ना। सो टुमारो ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट चैप्टर। मैं ये यूनिट फिनिश करूंगी एंड देन वील मूव ऑन टू द रिविजन ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। पहले ये यूनिट फिनिश कर लेते हैं बायोलॉजी की, तो फिर ऐसा हो जाएगा कि ये यूनिट आधी रह जाएगी। और अगर आपको और कुछ करना है तो आप वो मेरे को बता दो। मेरा यही प्लान है कि मैं पहले बायो की ये यूनिट फिनिश कर लूँ, क्योंकि आपके सिलेबस में ज़्यादा है नहीं, 3 और चैप्टर बचे हैं ना शायद। स्केलेटल सिस्टम है, फिर स्किन है और रेस्पिरेटरी सिस्टम है। बाकी चैप्टर्स तो हट गए हैं सिलेबस में से उसके बाद वाले। तो इस यूनिट को फिनिश करके देन आई विल मूव ऑन टू केमिस्ट्री। सो आप लोग लर्न करिए, रिवाइज करिए एंड डू लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस, ओके प्लीज।